आइए आज एक बहुत ही दिलचस्प और गर्मागर्म मुद्दे पर बात करते हैं। इन दिनों एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट चर्चा के केंद्र में है जिसने राय को पूरी तरह से दो हिस्सों में बांट दिया है। एक तरफ सरकार का विजन है जो इसे भारत के अर्थव्यवस्था और रणनीतिक सुरक्षा के लिए एक गेम चेंजर मान रही है। वहीं दूसरी तरफ पर्यावरणविदों, विशेषज्ञों और राजनीतिक विपक्ष का कहना है कि यह एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। आज के इस विश्लेषण में हम द ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट के हर पहलू का बिल्कुल निष्पक्ष मूल्यांकन करेंगे। हम सरकार के दावों और आलोचकों की चिंताओं दोनों को गहराई से समझेंगे। 90,000 करोड़ रुपए, जरा सोचिए, ये विशाल आंकड़ा इस प्रोजेक्ट के भारी भरकम पैमाने को दर्शाता है। सरकार के नजरिया से देखें तो ये निवेश देश के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है। उनका मानना है कि ये कनेक्टिविटी, वैश्विक व्यापार और ऊर्जा सुरक्षा को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। लेकिन वही दूसरी ओर आलोचकों को डर है कि कहीं इतनी बड़ी रकम किसी वित्तीय और इकोलॉजिकल आपदा यानी पारिस्थितिक संकट का कारण न बन जाए। आइए देखते हैं कि दोनों पक्षों के पास अपने दावों को साबित करने के लिए क्या क्या तर्क हैं। आज की इस विश्लेषण में हम इन मुख्य बिंदुओं पर नजर डालेंगे। ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट का एक ओवरव्यू, इसका मास्टर प्लान और रणनीति, पर्यावरण और जनजातियों से जुड़े संकट, नियमों और राजनीति के विवाद, और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, क्या ये प्रोजेक्ट वाकई व्यावहारिक है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 165 वर्ग किलोमीटर के बड़े बदलाव की। द ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी हिस्सा है। ये जगह अपने घने प्राचीन जंगलों और दुर्लभ वन्य जीवों के लिए जानी जाती है और इसी आइलैंड के 18% हिस्से को पूरी तरह से बदलने की तैयारी है। अब आते हैं मास्टर प्लान और विकास रणनीति पर। सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए 4 मुख्य स्तंभों का एक ब्लूप्रिंट तैयार किया है। ये एक दोहरे उद्देश्य वाला प्लान है जो रणनीतिक और व्यावसायिक दोनों ही मोर्चों पर काम करेगा। तो ये 4 पिलर्स आखिर हैं क्या? पहला है गलथिया बे में बनने वाला एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यहाँ समुंदर इतना गहरा है कि दुनिया के सबसे बड़े जहाज आसानी से रुक सकते हैं। लक्ष्य यह है कि ये टर्मिनल 14 मिलियन TEU कार्गो संभाले। दूसरा स्तंभ है एक बिल्कुल नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नागरिक और सैन्य दोनों उपयोगों के लिए होगा। तीसरा है एक मेगा टाउनशिप। जरा सोचिए, इसके कारण अगले 30 सालों में यहाँ की आबादी महज 8,000 से बढ़कर सीधे 3 लाख तक पहुँचने का अनुमान है। और चौथा है इस पूरे शहर और पोर्ट को बिजली देने के लिए एक गैस और सौर ऊर्जा संयंत्र। सरकार का सीधा सा लक्ष्य है इसे हांगकांग या सिंगापुर का एक बड़ा और मजबूत विकल्प बनाना। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्यों? इसका जवाब इस नंबर में है, 80%। भू राजनीतिक तर्क यह है कि चीन के कुल ऊर्जा आयात का 80% हिस्सा मलक्का स्ट्रेट यानी मलक्का जल डमरू मध्य से होकर गुजरता है और ग्रेट निकोबार मलक्का स्ट्रेट के पश्चिमी प्रवेश द्वार के एकदम करीब स्थित है। सरकार और रक्षा विशेषज्ञों का तर्क है कि इस जगह पर एक मजबूत उपस्थिति से भारत चीन की समुद्री गतिविधियों की निगरानी कर सकता है और जरूरत पड़ने पर इस क्षेत्र में एक रणनीतिक चेक पॉइंट या चोक पॉइंट बना सकता है। लेकिन यहीं पर एक दिलचस्प कैच है। सोर्स के अनुसार भौगोलिक वास्तविकता थोड़ी अलग कहानी बयां करती है। एक तरफ विजन तो मलक्का स्ट्रेट पर चीन को रोकने का है, लेकिन विशेषज्ञ बताते हैं कि मलक्का स्ट्रेट की गहराई केवल 25 मीटर है। इसका सीधा मतलब ये है कि दुनिया के सबसे विशाल मालवाहक जहाज और बड़े टैंकर वैसे भी इस रास्ते का उपयोग नहीं कर सकते। वे पहले से ही सुंडा और लोम्बुक जैसे वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो आलोचकों का सीधा सा सवाल है, जब सबसे बड़े जहाज मलक्का स्ट्रेट से आ ही नहीं सकते तो गलथिया बे में उनके आने की उम्मीद करना आखिर कितना तार्किक है? रणनीतिक बहस में आलोचक एक और बड़ा पॉइंट उठाते हैं। उनका कहना है कि भारत के पास इस इलाके में पहले से ही जबरदस्त निगरानी क्षमताएं मौजूद हैं। पोर्ट ब्लेयर में अंडमान और निकोबार कमांड पहले से ही नौसेना की गतिविधियों को ट्रैक कर रही हैं। कार निकोबार एयरबेस पर अब एक अपग्रेडेड रनवे है जहां ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुखोई 30 MKI जेट्स तैनात हैं। और सबसे अहम बात, कैम्बेल बे में INS बाज मौजूद है जो मलक्का स्ट्रेट से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसलिए आलोचक पूछते हैं कि रणनीतिक फायदे के नाम पर इतने विशाल नए निर्माण की सच में आवश्यकता क्यों है? आइए अब तीसरे पहलू पर नजर डालते हैं, पर्यावरण और जनजातीय संकट। पर्यावरणविदों और विशेषज्ञों का कहना है कि इस विकास की एक बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ेगी।
सोर्स के मुताबिक इस विकास का सबसे पहला और गहरा प्रभाव यहाँ की जनजातियों पर पड़ेगा। शोम्पेन जनजाति, जो बाहरी दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, उनके अस्तित्व पर सीधा खतरा मंडरा रहा है। साथ ही निकोबारी जनजाति के विस्थापन की भी गंभीर चिंताएं हैं। दूसरी तरफ वन्य जीवों की बात करें तो गलतिया बे विशाल लेदरबैक कछुओं के लिए एक प्रमुख प्रजनन स्थल है। यहाँ 20,000 से अधिक कोरल कॉलोनियां हैं जिन्हें भारी नुकसान हो सकता है। और पर्यावरण के मोर्चे पर तो आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 10 लाख वर्षावन पेड़ काटे जाएंगे। हालांकि सरकार का कहना है कि वो इसकी भरपाई के लिए हरियाणा में पेड़ लगाएगी, लेकिन आलोचकों का बड़ा ही वाजिब सवाल है कि क्या आप एक प्राचीन, हजारों साल पुराने वर्षावन की जगह किसी दूसरी जगह उगाए गए जंगल से ले सकते हैं? अब आते हैं चौथे हिस्से पर, जहां बात होती है नियमों, पारदर्शिता और राजनीतिक विवादों की। प्रोजेक्ट को जिस अभूतपूर्व तेजी से मंजूरी मिली है, उसने पारदर्शिता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आलोचकों ने कुछ बहुत ही स्पेसिफिक प्रक्रियागत चिंताएं सामने रखी हैं। उनके अनुसार इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व के संरक्षण को हटा दिया गया। गलथिया बे, जो अत्यधिक संरक्षित CRZD 1A तटीय क्षेत्र में आता है, वहां निर्माण की अनुमति दे दी गई। इसके अलावा रिपोर्टिंग एजेंसीज को असेसमेंट के लिए बहुत कम समय दिया गया और गृह मंत्रालय के निगरानी का हवाला देकर उनसे नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स या गोपनीयता समझौते साइन करवाए गए। आलोचकों का ये भी कहना है कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के आकलन के लिए कोई स्वतंत्र जांच नहीं हुई है, सब कुछ सरकारी एजेंसियों द्वारा ही किया गया है। और जाहिर है, जहां इतने बड़े फैसले हों, वहां राजनीति भी होगी ही। विपक्ष के नेता राहुल गांधी का आरोप है कि ये प्रोजेक्ट राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर साठगांठ वाले पूंजीवाद यानी क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। उनका कहना है कि कुछ चुनिंदा व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने के लिए 160 वर्ग किलोमीटर जंगलों को खत्म किया जा रहा है। ये आरोप इस बात को साफ तौर पर दर्शाते हैं कि इस प्रोजेक्ट के इर्द गिर्द कितना गहरा राजनीतिक तनाव और पारदर्शिता की कमी को लेकर चिंताएं मौजूद हैं। चलिए, अब अपने आखिरी और 5वें बिंदु पर चलते हैं। क्या ये प्रोजेक्ट सच में व्यवहारिक है? आइए इसके वित्तीय और रणनीतिक जोखिमों का एक विश्लेषण करते हैं। देखिए, किसी भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा सवाल उसके वित्तीय सफलता का होता है। आलोचक इतिहास के कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो चिंता बढ़ाते हैं। उनका तर्क है कि बिना उचित व्यवहार्यता अध्ययन के बड़े-बड़े वादे करना कोई नई बात नहीं है। 100 स्मार्ट सिटीज की घोषणा, स्वच्छ गंगा प्रोजेक्ट की फंडिंग, शंघाई से भी बड़ा धोलेरा स्मार्ट सिटी बनाने का वादा और हाल ही में बिना स्टडी के बनाए गए कुछ हवाई अड्डे जो अब खाली पड़े हैं, ये सब दर्शाता है कि कई बार मेगा प्रोजेक्ट्स उम्मीदों पर खरे नहीं उतरते। आलोचक पूछते हैं कि क्या ग्रेट निकोबार में एक दूरदराज का ट्रांसशिपमेंट हब, जिसका मेनलैंड से कोई सीधा नेटवर्क नहीं है, वो कोलंबो या क्लैंग जैसे स्थापित पोर्ट्स का मुकाबला कर पाएगा? या फिर क्या ये भी आम जनता के टैक्स के पैसों की एक बहुत बड़ी बर्बादी साबित होगा? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। एक तरफ सरकार का वो विजन है जो एक बेहद शक्तिशाली अर्थव्यवस्था और अभेद्य समुद्री सुरक्षा की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ हजारों सालों पुरानी जनजातियों, अनमोल वन्य जीवों और घने जंगलों के नष्ट होने का सीधा खतरा है, और साथ ही 90,000 करोड़ रुपए के वित्तीय जोखिम का डर भी। क्या रणनीतिक फायदे की संभावित उम्मीद इस अपूरणीय इकोलॉजिकल नुकसान को सही ठहरा सकती है? दोनों पक्षों के तर्क और तथ्य आपके सामने हैं। सोचने वाली बात यह है कि हमारे देश में विकास की सही परिभाषा आखिर क्या होनी चाहिए। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।